हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। जो आज हम चैप्टर करेंगे 23, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैलेंजेस टू द इंडियन डेमोक्रेसी यानी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और काफ़ी ज़रूरी भी रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जिस प्रकार हमारा नेचर जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ है, कहीं ठंड है तो कहीं गर्मी है, तो कहीं बरसात है तो कहीं कुछ है। कहते हैं हमारे देश में विभिन्नता होना एक गौरव का विषय है। और देखा जाए, जहाँ प्राकृतिक में इतनी विभिन्नताएं हैं और विषमताएं हैं, वहीं देखा जाए तो हमारे जीवन में भी बहुत विभिन्नताएं हैं। कहते हैं भारत में कई धर्म के लोग निवास करते हैं, और कई बार मैंने बात आपके समक्ष रखी है कि हम बेशक अलग अलग फूल हैं, लेकिन है एक माला का। जब हम लोग मिल जाते हैं तो एक माला बन जाती है। कहते हैं भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, कई धर्म के विचार हैं, कई धर्म की भाषा है, कई तरह के लोग बोली बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो है एक दूसरे के प्रति हमेशा संवेदनशीलता रही है, हमेशा एक दूसरे के प्रति हम अच्छे भावना रहा है। लेकिन कहते हैं इसका फ़ायदा जो है गलत लोग आज उठा रहे हैं, जो देश की भलाई नहीं चाहते हैं। इसी कारण से बहुत से हमारे जो है देश में बुराइयां फैल चुकी है, इन्हीं कारणों से। और ये फैलाने वाला कोई बड़े लोग होते हैं जो अपना मकसद निकाल रहे होते हैं, और आम व्यक्ति उनके मकसदों को नहीं समझ पाते हैं और उनके कूटनीतियों को जो है अनुसरण कर लेते हैं। इसे भारत जो है कई बार जला है, कई बार टुकड़े हुए हैं, तो ये सही नहीं है। हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दर्द का विषय तब बना था जब 1947 में भारत के 2 पार्ट किए गए थे, और यहाँ पर आम व्यक्तियों की ये विचारधारा नहीं थी, नहीं सोच थी। कहते हैं एक व्यक्ति के विचारधाराओं के कारण कहते हैं पूरा समाज जो था तहस नहस हो गया था। और इसी बात पे आज हम जो विचार करने जा रहे हैं, जातिवाद, सांप्रदायिकता एवं धार्मिक कट्टरवाद, ये शब्द ऐसे हैं जो देशों को जो है जला के रख देता है। जब तक कहते हैं हमारे जीवन से जातिवाद की भावना न निकलेगा, सांप्रदायिकता की भावना नहीं निकलेगा, धार्मिक कट्टरतावाद का जो है विचार नहीं निकलेगा, हम कभी भी खुश नहीं रह सकती, और न ही हमारे देश का जो है तरक्की हो सकता है। कहते हैं हम पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण हैं कि हमारे देश में इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, और हमारे जो भाईचारों को जो लोग खंडित कर रहे हैं, वो सही मानने में भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और सरकार को ऐसे लोगों को सदैव ही जो है देश की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए, सजा देने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। लेकिन जब सरकार ही ऐसे नीतियों का अनुसरण करने लग जाए तो उसको कौन सजा देगा? आज देखा जाए तो जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जातिवाद के जो भावनाएं उत्पन्न की जाती है, कट्टरवाद की जो बातें की जाती है, ये सब बड़े लोग कर रहे हैं और आम गरीबों को इसी आग में झुलसा रहे हैं और देश की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। तो ये शब्द कहते हैं है बहुत ही खतरनाक और किसी भी देश के लिए
और इन्हीं बात पे हम चर्चा करेंगे, सोचेंगे हर एक पहलू पे। भारतीय लोकतंत्र जातिवाद, सांप्रदायिकता एवं धार्मिक कट्टरवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और इसे लोकतंत्र प्रणाली कार्यशीलता एक स्थिरता को काफ़ी हद तक कमज़ोर किया है और देखा जाए तो देश की एकता को भी काफ़ी खंडित किया है। और सबसे पहला टॉपिक जो हमारे समक्ष आया है जातिवाद। चलिए इस पे देखें और समझें कि आखिर जातिवाद का अर्थ क्या होता है। क्या जाति होना कट्टरतापन की निशानी है? चलिए देखते हैं जातिवाद में किस बातों की तरफ इशारा की गई है। जातिवाद देखा जाए तो जाति व्यवस्था का जो है अमुदय जो है शायद प्राचीन समाज में श्रम विभाजन के संदर्भ में हुआ था, जो धीरे धीरे जन्म पर आधारित कठोर समूह वर्गीकरण में परिवर्तन हो गया। क्या आपने समाज एवं अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी जातिवाद की भूमिका का अनुभव किया है? आप इस बात से सहमत हो गए कि जातिवाद का सबसे घृण्य और अमानवीय पहलू छुआछूत है। जातिवाद का देखा जाए तो सबसे जो है घृणित और अमानवीयता छुआछूत की भावना थी, जो कई हद तक आधुनिक युग में ये जो है समाप्त हुई है, जो बहुत ही खुशी की बात है। जीए पर सर्वाधिक प्रतिबंधित होने के बावजूद यह समाज में अब भी प्रचलित है। कहते हैं छुआछूत की भावना पर सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र और कई शहरी क्षेत्र में इसको जो है आम देखने को मिलता है, जो जातिवाद को रिप्रेजेंट करता है। इसे यथाकृत निचली जाति और दलितों के अलगाव पैदा हुआ है, जिन्हें हम शिक्षा एवं अन्य सामाजिक लाभों से वंचित रखा गया है। कहते हैं पुराने समय में देखा जाए तो निचली जाति और दलितों के अलगाव पैदा हुआ है, जिन्हें शिक्षा एवं अन्य सामाजिक लाभों से वंचित रखा गया था और देखा जाए तो आज भी ये विद्यमान है। दोस्तों, कहते हैं जाति व्यवस्था और निचली जाति उस समय की भेदभाव थी जहाँ पर छुआछूत के भेदभाव था, लेकिन आज यहाँ पर अमीरी गरीबी की बात ले लिया है। कहते हैं समाज में हर चीज़ कोई ना कोई रूप में विद्यमान रहती है। पहले छुआछूत के भेदभाव था, लेकिन आज गरीबी और कहते हैं अमीरी की भेदभाव आ गया है। अब देखिए उस समय जो था निचली जाति और दलितों को जो है शिक्षा एवं अन्य सामाजिक लाभों से वंचित रखा जाता था। आज गरीबों को शिक्षा से दूर रखने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि आज शिक्षा इतनी महंगी और कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बन गई है कि आज सिर्फ बड़े लोग ही अपने बच्चों को जो है अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। अब ये सोचिएगा कि सरकारी स्कूल तो बहुत से खुले हुए हैं, कभी आपने सरकारी स्कूल की दशा नहीं देखी है। कहते हैं जो देखता है उसी को एहसास होता है। कहते हैं अगर आप बड़े बड़े राजाओं को एक बात देखिएगा कि अगर उन्होंने जनता के बारे में जानना चाहा तो छल भेष धारण करके जनता के बीच गए और जनता के बीच में जनता की समस्याओं को सुना। लेकिन आजकल का ऐसा नहीं है। आजकल मंत्री लोग जरूर जाते हैं सभी संस्थाओं में, लेकिन जाने से पहले अलर्ट बजा देते हैं और वहाँ पर पहले ही रंगाई पुताई कुछ बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना के सजा धजा के जो इंटेलिजेंट है उनको पेश कर देते हैं। तो इनको लगता है कि शायद सभी एक जैसे ही होंगे, लेकिन मुझे ये बात का एहसास है कि बड़े बड़े लोगों को ये बात पता है कि ऐसी स्थिति नहीं है। सिर्फ उनको दिखाने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन फिर भी वो लोग तारीफ़ करके आ जाते हैं कि बहुत है। कई स्कूल में तो सरकारी में शिक्षक ही नहीं होते हैं और बच्चों को ये कह के भेज दिया जाता है कि जाइए आप ट्यूशन से पढ़िए, आपको हम हाजिरी यहाँ लगा देंगे। तो इसका क्या अर्थ है? कहते हैं शिक्षा का स्तर आज ऊंचे रह गया है। अगर आप इस बात पे बिल्कुल सहमत ही होगे कि कभी भी मिनिस्टर के बच्चे जो होते हैं कभी भी सरकारी स्कूल में वो नहीं शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए प्राइवेट स्कूल ही सर्वथा उचित होता है, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी स्कूल तो गरीबों के जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए खोला जाता है और इसमें शिक्षक भी होते हैं। तो शिक्षक सिर्फ तनख्वाह के जो है वेट करते रहते हैं, बच्चों कहाँ करते हैं एजुकेट। अगर नहीं आपको ये बात समझ में आ रहा है तो आप जाकर किसी सरकारी स्कूल में किसी बच्चों से पूछिए, लेकिन एक आम व्यक्ति बन के, अगर आम व्यक्ति बन के नहीं जाइएगा, अगर स्पेशल बन के जाइएगा तो जर्नल सी बात है बच्चे भी डर जाएंगे कि इनको मैं क्यों सच्चाई बताऊं। कुछ बता दूंगा तो स्कूल वाले इनको जो है डंडा मार मार के जो है बाहर निकाल देंगे। इसलिए तो कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता आज के समय में, क्योंकि कहते हैं
सब जगह यही सिस्टम है, जिनके कारण आज सच जो है किसी के सामने आ नहीं रहा। सबको सच्चाई पता है, सब सभी बातों को जानते हैं, लेकिन कोई अनुसरण नहीं करता है, सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं। दलित जातियों का एक किस्म का दास्यचित श्रम और सब जो है समाज में सबसे कठिन शरीर कार्य करना पड़ता है। जो दरिद्र है, जो गरीब हैं, उनको जो है शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी उनको इकट्ठा करना पड़ता है। और ये अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। कहते हैं मेहनत करना कोई गलत नहीं है, गलत काम करना गलत है। इसलिए गरीब जो है हमेशा शारीरिक मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और अपने बच्चों को जो है 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं। लेकिन देखा जाए तो जातिवाद की भेदभाव कौन पैदा करते हैं? अब सोचिए, अगर आम व्यक्ति जब खाने में शारीरिक परिश्रम में लगे रहते हैं तो जातिवाद को उत्पन्न कर लेने के लिए किसके पास समय है? किसके पास समय है? जो घर से निकलते हैं डायरेक्ट ऑफिस में बैठते हैं और मोबाइल पर नेट से रिसर्च करते रहते हैं। कौन हो सकता है ऐसा बंदा जो बेल्ला है, जिनके पास काम ही नहीं है? कहते हैं अपने क्षेत्र को कभी देखा भी उन्होंने ढंग से नहीं, आए दिन क्षेत्रों में प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है जातिवाद के अंतर्गत। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में भी जातिवाद की नकारात्मक भूमिका रही है। वास्तव में जातिवाद जो है सक्रिय राजनीतिक लाभ के लिए शोषण की राजनीति के रूप में बदनाम है। तो देखा जाए यहाँ पर जो है राजनीतिक को ही नकारात्मक भूमिका रही है। देखिए, इसमें भी साफ बात बोला गया है कि लोकतंत्र राजनीतिक प्रक्रिया में भी जातिवाद की नकारात्मक भूमिका रही है। यानी सारा जातिवाद का जो उत्पत्ति और मेन कारण है वो है राजनीति। सारे का रीजन्स राजनीति की बनती है। वास्तव में जातिवाद सक्रिय राजनीतिक लाभ के लिए शोषण की राजनीति के रूप में काफ़ी बदनाम है और सदैव बदनाम ही रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगा ऐसा कोई नेता हो जो इन बातों से अलग अपना विचारधारा रखता हो। सबका विचारधारा सिर्फ एक ही होता है कि लोगों में जातिवाद की भेदभाव पैदा करना और इलेक्शन में जो है अपनी तरफ से जो है वोटर को उलझाना। तो यही सबसे बड़ी बात है। और कहते हैं राजनीति की सबसे बड़ा जो है बदनाम यहाँ पर कर दिया गया है। जातिवाद लोकतंत्र के मूल्य तत्व का विरोधी है, क्योंकि जातिवाद रहेगा तो लोकतंत्र कभी भारत में विकसित होना संभव नहीं है। समानता, अभिव्यक्ति एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने और स्वतंत्र मीडिया और प्रेस जैसे जो है मौलिक अधिकार तथा वैधानिक मांचों को तक जो है जातीय पहचान बनाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। अब देखिए, पहले भी मैंने इसको गलत किया था कि मीडिया और प्रेस जो है आज स्वतंत्र नहीं है, और यह मैं साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि मीडिया और प्रेस आज के समय में स्वतंत्र नहीं है। इन सभी का जातिवाद में जो है दुरुपयोग किया जा रहा है राजनीतिक के अंतर्गत, और सभी को जो है इसका पुण्य लाभ होगा। अच्छा, एक ही बात बताइए मुझे, कोई अगर मंत्री किसी एक खास न्यूज़ चैनल के उद्घाटन पे जाए या सालगिरह पे जाए, सिर्फ एक खास, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस चैनल से उसको लाभ मिल रहा है? और देश के माननीय लोग सब ऐसे हों जो काफ़ी फेमस हो, काफ़ी प्रचलित हो, मंत्री हों, अगर ऐसा करे तो आपको क्या लगेगा? ये आपको लगेगा ना कि ये सिर्फ उसी चैनल को ये काफ़ी सराहना दे रहे हैं जो इनको काफ़ी पसंद आ रहा है, और बाकी चैनल पे तो इन लोग अपना कहते हैं पाँव भी नहीं रखते हैं। तो क्या हुआ इसका अर्थ? इसका मतलब हुआ कि वो मीडिया प्रेस उनके लिए जो है अच्छे से अच्छी बातें लिखती है, लोगों के समक्ष जो उनको पॉजिटिव पेश करती है, उनको नेगेटिव को जो है हमेशा दूर करती है। क्योंकि आज के समय मीडिया ही ऐसा एक लक्ष्य है, एक साधन है जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है सरकार बनाने के लिए पर्याप्त होता है। कहते हैं आज मीडिया का उपयोग सभी लोग बहुत ही धनाधुर कर रहे हैं। इलेक्शन में देखिए, कोई भी साइट खोलिए आपको पहले इलेक्शन का ही प्रचार देखने को मिलेगा, और ये जर्नल सी बात है। तो समझिए ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब यही हुआ कि मीडिया प्रेस आज स्वतंत्र नहीं है, और इसका दुरुपयोग जो है हर एक राजनीतिक नेता बेखूबी कर रहा है, चाहे आप माने चाहे न माने। जातिवाद सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कायम रखने में भी योगदान देता रहा है। जातिवाद सामाजिक आर्थिक असमानता सदैव पैदा करती जा रही है, और ये सच है कि भारत जो है अनादिकाल से ही जो है गैर बराबरी समाज रहा है। आदिकाल से ही ऐसा रहा है, हम कभी सुधर नहीं रहे हैं। अगर हम सुधर जाते, हम सबको एक जैसा मानते, सबको एक लेके चलते, तो शायद हम इतनी तरह के दुख दर्दों से नहीं गुजरते।
अनुसूचित जनजातियाँ एवं पिछड़ी जातियाँ वर्षों से जो सामाजिक आर्थिक लाभ से वंचित रही है, लेकिन आज के समय में इस बात को नकारा जा सकता है कि आज अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ी जातियाँ काफ़ी आगे आ चुकी है। बहुत ही इनको जो सम्मान जो है समाज में मिल गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज सभी को जो है मौका मिला है। पूरा कहते हैं जिसके पास जैसा टैलेंट होता है उसको वैसा ही पद मिलता है। तो आज हम आधुनिक युग में हैं, तो हम जातिवाद को क्यों नहीं त्याग देती। कहते हैं पुराने समय में उनके साथ दुराचार होता था, तो उस समय करते थे तो अच्छा है, लेकिन आज के समय तो बिल्कुल ही जो है समाज चेंज हो गया है। तो जातिवाद का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में बहुत असमानताएं हैं जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। यानी समाज में देखा जाए तो बहुत से असमानताएं हैं जो भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती और बहुत ही जो है कहते हैं बहुत ही नुकसानदायक बन सकता है समाज में, अगर अभी भी नहीं इसका सुधार किया गया तो। जाति और राजनीति का जो है घालमेल बहुत ही चिंताजनक है, जिसके परिणाम स्वरूप जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जो है जातिकरण हो रहा है। तो देखिए ये साफ शब्दों में यहाँ पर बताया गया है कि जाति और राजनीति का घालमेल बहुत ही चिंताजनक है आज के समय में, जिसके परिणाम स्वरूप जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण हो रहा है, जो वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। और इसको जो है सबसे अधिक मीडिया ही रिप्रेजेंट करती है। मैं जब टीवी या कभी न्यूज़ में पढ़ता हूँ तो ये बात देख के बहुत चिंता में पड़ जाता हूँ कि न्यूज़ वाले भी यही कह रहे होते हैं कि ये वो अनुसूचित जनजाति का है, वो गुज्जर का है, वो यादव वोटर है। आखिर आप जातियों को क्यों बांट रहे हो? आप बोलो ये भारत के नागरिक हैं और इस क्षेत्र में जो है ये लोग काफ़ी समझदार हैं और ये अपने जो है सोच समझ के वोट देते हैं अपने लोगों को। आप जातियों के रिगार्डिंग वोटिंग क्यों कर रहे हो? आप देखते होंगे ये सारी बातें मीडिया स्वयं बोलती है, और मीडिया में मुझे लगता है किस बात की जो है इनके इतना गुरूर हैं कि ये लोग ऐसे वर्डिंग बोल रहे होती हैं। क्या इस पे कोई भी जो रोक लगाने वाला नहीं है? तो देखा जाए तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर चुनौती खड़ी कर रही है मीडिया, जबकि कहते हैं आम व्यक्तियों की आवाज़ होती है, ठीक है, जनता की आवाज़ जो होती है मीडिया होती है, प्रेस होती है। जब मीडिया और प्रेस ही बड़े बड़े लोगों की वकालत करने लग जाए तो आम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? वो तो सिर्फ आम ही बन के रह जाएंगे। उदारवाद और वैश्वीकरण के युग के बावजूद जातीय चेतना समाप्त नहीं हुई है। देखिए हम जो है उदारवादी नीतियों को अनुसरण कर रहे हैं, वैश्वीकरण के युग में के बावजूद भी यह जाति चेतना समाप्त नहीं हो रही है, और इसका वोट बैंक की राजनीति के रूप में खूब प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जातियों का जो है सांप्रदायिक जातियों का जो पूरी प्रभाव है आज के समय में वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, और बड़े बड़े नेता इसका जो अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो भाई कुछ भी हो उनको राजनीति में बने रहना है। इसलिए आज के समय में देखा जाए तो वोट बैंक के लिए जो है राजनीति के रूप में बहुत प्रयोग किया जा रहा है, और ये सब गलत है, और न जाने यह गलती कब सुधरेगी इसका अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सांप्रदायिकता। देखिए सांप्रदायिकता एक ऐसी आग है जिसमें हमारा देश सदैव ही जलती रहती है, कभी कुछ राज्य में, कभी कुछ राज्य में, कभी कुछ लिए, कभी कुछ लिए, यानी सदैव ही सांप्रदायिक दंगे फसाद से जो है हमारा देश जो है चलता ही रहता है। भारत में सांप्रदायिकता एक जो है धार्मिक कट्टरवाद के खतरनाक एवं भयावह रूप ले लिया है, और ये हमारे बहुधर्मी समाज में हमारे सहअस्तित्व के ढांचे में भंग कर रहे हैं। अब सांप्रदायिकता की जो आग है वो बड़े बड़े नेता लगाते हैं। आपने बड़े बड़े जो है सम्मानित नेता के मुंह से ये आवाज़ सुने होंगे कि हम हिंदुत्व राष्ट्र बनाएंगे, उनको जो है माफ़ी मांगना चाहिए, ये फलाना टिमका, तरह तरह के बात ये बड़े बड़े जो है आदरणीय लोग ले रहे हैं। तो सांप्रदायिकता दंगा फसाद क्यों नहीं होगा भारत में, जब बड़े लोग ही जो समझदार हैं, जो बड़े पोस्ट पे हैं, जो हम लोगों को प्रतिनिधित्व बने हुए हैं, अगर वही ऐसी बातें करने लग जाए तो जर्नल सी बात है सांप्रदायिकता की आग लगेगी ही लगेगी, और सदैव लगेगी। कहते हैं जब तक इंसान की सोच विचार नहीं बदलेंगे तब तक सांप्रदायिकता दंगा फसाद में कहते हैं हमारे भारत को हमेशा जो है नुकसान पहुंचता ही रहेगा। ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है।
कहते हैं किसी भी लोगों को सोच समझ के जो है यहाँ पर भाषण देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं और सबका विचारधारा है एक रहना, सबका विचारधारा है मिलजुल के रहना। और भारत में अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बातों को जो है बहुत ही खूबजोर जो है प्रचार किया गया है। सांप्रदायिकता भारत की राष्ट्रीय पहचान का निरादर करती है, क्योंकि जो भारत का पहचान है पूरे विश्व में उसका जो है खंडन करती है बिल्कुल ही, और पंथ निरपेक्ष संस्कृति के विकास के मार्ग में बड़ी बाधक है। यह हमारे लोकतंत्र राजनीतिक अस्तित्व के लिए खतरा है और हमारे मानवीय और मिश्र संस्कृति की भी परंपराओं को जो है बर्बाद कर रही है। हम पूरे विश्व में अनेकताओं में एकता के लिए जाने जाते हैं कि हम अनेकता होते हुए भी हमारे में अंदर एकता है, लेकिन सांप्रदायिक की बात जो ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं वो देश को जला रहे हैं और पूरे विश्व में हमारा जो है छवि खराब कर रहे हैं। कहते हैं जब भारत की छवि आप खराब करोगे तो भारत विकास कब करेगा। कहते हैं बहुत से ऐसी बातें होती है और आपने राजनीति में देखा होगा कि कितने लोग जो हैं भारत की बातों को वहाँ विदेशों में जो है गलत रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये साबित हो जाने के बाद भी उनको जो है सम्मान दिया जाता है भारत में। आखिर ऐसा क्यों? जो भारत के लिए गलत कहे, गलत बोले, आखिर भारत के देश में उनका सम्मान क्यों? क्या उन्होंने भारत की जो है अच्छाई बताई है वहाँ पर? कहते हैं कुछ भी हो जाए घर की बात कभी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो जो है काफ़ी खतरनाक हो सकता है। सांप्रदायिकता धर्म एवं रूढ़वादिता का पर्याप्त मानने की गलती की जाती है और ये रूढ़वादियों के कारण हो रहा है। अपने धर्म के प्रति निष्ठा एवं धार्मिक समुदाय के लगाव सांप्रदायिकता नहीं है। देखिए, आप अपने धर्म के लिए निष्ठावान हो, धार्मिक समुदाय में रहते हो, आप अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका ये भी अधिकार नहीं है कि आप दूसरे को धर्म को गलत कहो। कहते हैं आप जिस धर्म को मान रहे हो अच्छी बात है, अपने धर्म का अनुसरण करो। और कभी में मैंने एक बात देखा है, किसी भी धर्म में कोई शब्द को गलत नहीं कहा गया है, सब में जो है सत्य को ही महत्वपूर्ण बताया गया है। कोई धर्म गलत काम करने के लिए नहीं कहता है। इसलिए मैं सदैव कहता हूं कि अपने धर्म का अनुसरण कीजिए, क्योंकि किसी का भी धर्म गलत हमें रास्ता पर नहीं लेके चलती है। मैंने हर धर्म की किताबें पढ़ी है, हर धर्म के बारे में जाना है, और सब में जो है सत्य और असत्य में जो है अंतर बताई गई है, क्या सत्य और क्या असत्य है। फिर भी इंसान न जाने ये सांप्रदायिक के दंगे फसादों में क्यों देश को जला देते हैं। और मैं सदैव यही बात कहता हूँ कि आम व्यक्तियों के पास अपने बच्चों को रोटी जुटाने के समय नहीं होता है तो वो दंगे फसाद में कहाँ जाएंगे। दंगे फसाद में आपने अक्सर देखा होगा कि नौजवान जाते हैं जो बेल्ले होते हैं। और आपको बताऊँ सरकार का भी नीति होती है देश में, मैंने पहले ही कह दिया है कि एक पद पे 5-5 कहते एक पद पे जो है 5-5 व्यक्तियों को किया जाता है, निकाला जाता है फॉर्म। लेकिन देखा जाए सरकारी विभाग में एक व्यक्ति जो होता है 5-5 पद अपने अंदर ग्रहण कर रखा हुआ होता है। अब मान लीजिए यही 5 पद में से 4 पद अगर वो बेरोजगार व्यक्तियों को चला जाता तो वो सांप्रदायिक दंगा फसाद में कभी भी नज़र नहीं आता। तो सरकार को इससे फ़ायदा होती है। अगर किसी राज्य के सरकार को अगर आपको गिराना है तो उस क्षेत्र के सरकार को आप बदनाम कर दीजिए, ऑटोमेटिक उस क्षेत्र का सरकार गिर जाएगा। और कई क्षेत्र में तो ये भी होता है, राजनीतिक नेता ये क्या करते हैं कि उस क्षेत्र में दंगा फसाद करके वहाँ पर अशांति भंग करते हैं और वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए विवश करते हैं। इससे ये होता है कि वहाँ के सरकार जो है भंग हो जाती है और फिर दोबारा इलेक्शन होने का प्रावधान हो जाता है। तो ये सरकार गिराने की एक राजनीतिक चाल है और इसके लिए उन्होंने सांप्रदायिकता के जो कहते हैं एक महत्वपूर्ण उनका हथियार है, आज राजनीतिक लोग इसी का ही अनुसरण कर रहे हैं। और कहते हैं, मैं तो हर एक आम व्यक्तियों को कहता हूं कि अगर आपको अपने दिमागों से सोचो, विचारो कि आप जिस चीज़ को आग लगा रहे हो कभी उसका उपयोग कर रहे थे, आप जिस व्यक्ति को आप मार रहे थे वो व्यक्ति आपके लिए कभी कुछ कार्य कर रहा होगा, तो क्यों ऐसा दंगा फसाद? अपनों को ही मारना कहाँ तक उचित होता है? क्योंकि जिस व्यक्ति को आप मार रहे हो वो भी किसी का भाई हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का
पिता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इतने जान कैसे ले सकती हो? दोस्तों, अगर आप बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हो, आप कोई अपना काम धंधा करो। देखिए दोस्तों, कोई भी काम करने में कभी बुराई नहीं है, क्योंकि कहते हैं 2 वक्त की रोटी जुटाना पाप नहीं है। गलत काम तो तब होता है जब आप गलत चीज़ों में संलग्न हो जाती हो, देश को बर्बाद करने के चक्कर में दूसरे लोगों के विचारधाराओं में आ जाती हो। आप समझदार स्वयं हो। आप अपने विचारों से, अपने सोचों से एनालाइज करो कि व्यक्ति जो दूसरा है वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। अब देखिए, यहाँ पर सांप्रदायिक के अंतर्गत 3 तस्वीरें आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। विष्णु इज़ ए ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट, अल्लाह इज़ ग्रेट। कहते हैं हर धर्म के जो हैं पूजनीय सदैव ही ग्रेट होते हैं। जब सभी ग्रेट हैं तो हम क्यों नहीं ग्रेट हैं? हम भी तो ग्रेट हैं। हम मानव हैं और हम मानवता की निशानी, कहते हैं मानव वही है जो मानव के लिए मरे। और सभी धर्मों में यही बात किया गया है। कहते हैं सभी धर्म में यही बात को वकालत किया गया है कि मानव सेवा ही जग सेवा है। आप एक दूसरे को कभी नुकसान ना पहुंचाइए, एक दूसरे को सहायता कीजिए, यही जीवन का सच्चाई है। क्योंकि सभी धर्मों में सभी जो हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि आप उसको मान रहे होते हो तो वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये तो अधिकार नहीं है कि आप दूसरे को गलत कहो, दूसरे के लिए गलत विचारधारा प्रस्तुत करो। सही नहीं है। इसलिए सदैव याद रखना दोस्तों, सभी ग्रेट हैं, सभी महान हैं, सबको लेके हमें चलना है, भाईचारे की भावना दिखाना है। यद्यपि रूढ़वादिता समाजी पिछड़ेपन को दर्शाती है, क्योंकि जो रूढ़तावाद हमारे समाज में फैली हुई है, जो संप्रदाय की भावना लोगों के मन में घर कर चुका है, वो समाजी पिछड़ेपन को दर्शाता है। आज आप बेशक ये कहो कि भारत में साक्षरता दर जो है 80 के पास है, लेकिन जो इनके अंदर रूढ़वादियाँ हैं और जो संप्रदाय दंगा के फसाद करवाने की जो सोच विचार है, इसका मतलब है कि ये सामाजिक तौर से पिछड़े हुए हैं। इनके अंदर कोई समझ नहीं है, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसे कार्य को कभी अंजाम नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कि ये सब चीज़ें गलत है। कहते हैं दर्शाती है, तो ये भी इसे सांप्रदायिकता नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, जो है सांप्रदायिकता किसी धार्मिक समुदाय कट्टरपंथी आधार पर जुड़े रहने की राजनीतिक विचारधारा है। समाज में देखिए, इसमें साफ शब्दों में कहा गया कि धार्मिक समुदाय कट्टरपंथी आधार जुड़े रहने की जो है राजनीतिक विचारधारा होती है। कोई व्यक्ति जो है धार्मिक तौर से जुड़ा होता है और कट्टरपंथी दर्शाता है। लेकिन मेरा एक विचार है कि आप अगर बड़े पोस्ट पे हो, अगर आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप किसी धर्म से नहीं हो। आपका धर्म सिर्फ नागरिक है और नागरिक का जो है अच्छा व्यवहार है और उसके जो है अच्छे विचारों को जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। अगर आप किसी एक धर्म की वकालत कर रहे हो तो इसका मतलब आपको देश का प्रतिनिधित्व होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कट्टरपंथी होना सही नहीं है, क्योंकि ये देश कई धर्मों का है। अगर आप बड़े पोस्ट पे हो के एक धर्म का प्रचार कर रहे हो तो इसका मतलब है ये गलत है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो व्यक्ति पढ़े लिखा होगा, समझदार होगा, ये मेरे बात का समर्थन अवश्य करेगा। और ये धार्मिक समुदाय के दूसरे समुदाय के विरुद्ध करती है। और ये लोग जो होते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, वो एक दूसरे को सामुदायिक विरोध ही कराते हैं और दूसरे समुदाय को अपना दुश्मन समझाती है, क्योंकि ये लोग जो है एक दूसरे को दुश्मन बना देती है। और इसका कारण क्या होता है? सिर्फ उस क्षेत्र के गवर्नमेंट को गिराना या जो गवर्नमेंट है उसको जो है गलत साबित करना। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आपने देखा होगा आए दिन हमारे देश में कोई ना कोई घटना घट रही होती है, तो इसका कारण कोई बड़ी बात नहीं है, आम है। लेकिन इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग ही जो है इसमें लिप्त पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से जो है केस उठती है, बहुत से सीबीआई जांच होती है, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होता है? नेगेटिव ही आती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं और सीबीआई भी जो है आगे कुछ भी नहीं कर पाती है। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं जिसमें आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया, सब बातें जो है धरा का धरा रही रह गया। यह पंथ निरपेक्षता और यहाँ तक कि मानवतावाद के लिए भी विरोधी हैं। ऐसे लोग सदैव ही पंथ निरपेक्षता और मानवतावाद के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। सांप्रदायिकता का एक परिणाम जो है सामुदायिक दंगे फसाद भी होता है, जो आए दिन आए क्षेत्र में देखने को मिलता है।
कहीं भी कुछ हुआ सांप्रदायिक दंगे फसाद करने लग जाते हैं। और इसमें मैक्सिमम जो है कम उम्र के बच्चे ही सम्मिलित होते हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाली विचारधारा है कि कम उम्र के बच्चों को ऐसी बातें किसने सिखा दी। मुझे तो लगता है हमारा देश हिटलरों का जो है विचारधाराओं को अनुसरण कर रहा है। कहते हैं हिटलर के टाइम भी कुछ इसी प्रकार की जो परंपराएं थी। अगर आप 9th क्लास में पढ़े होगे षष्ठी तो आपको समझ में होगी कि किस प्रकार जो है हिटलर ने जो है वो अपने देशों में कट्टरपंथी को जो है सराहना किया था। हाल ही वर्षों में सांप्रदायिकता हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए कई बार गंभीर खतरा साबित हुई है। और ये जर्नल सी बात है, कई बार तो मैंने देखा है इतने टाइम में ही कहीं रेल जल रही होती है, कहीं बसें जल रही होती है, कहीं गाड़ी जल रही होती है, कहीं कार जल रहा होता है। और ये सब छोटी छोटी बातों पे जो है एक उग्र रूप धारण कर लेता है, कभी धर्म के रूप में तो कभी किसी चीज़ के रूप में। लेकिन जब सच्चाई की बात आती है तो सारे के सारे घर में जो है घुस जाती हैं। आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब नोटबंदी हुई थी तो सारे नेताओं ने, मैक्सिमम नेताओं ने जो है इसका विरोध किया था कि नोटबंदी क्यों हुई, और काली पट्टी बांध के संसद के बाहर खड़े हो गए। आखिर क्यों? अच्छी बातों के लिए क्यों? कहते हैं हमारा देश का इकोनॉमिकल बिगड़ रहा है, उसको सुधारना तो पड़ेगा ही, और सुधरेगा तब जब सारे पैसा जो है प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखेगा, तभी हम भारत का इनकम का पता लगा सकते हैं। जब आप घरों में छुपा लोगे पैसे तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा हमारा इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था में। जब ये अच्छी बात थी तो बड़े बड़े लोगों ने इसका विरोध क्यों किया? और देखा जाए तो बड़े बड़े लोग का एक और चापलूसी इसमें देखने को मिला। जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े सम्मानित लोग थे, उन्होंने पहले ही अपने एम्प्लॉयज़ को जो है एक कार गिफ्ट कर दिया, एक घर गिफ्ट कर दिया, जो आज तक कभी किया नहीं। नोटबंदी से कुछ समय पहले ही किया। किसी ने नया कंपनी खोल ली, लोगों को सब कुछ फ्री कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? इससे ये पता लगता है कि इनको जो है हर बात का पहले ही पता चल जाता है। अब ये लोग इतने करप्शन में डूबे हुए थे, इनका करप्शन धन कहीं ना कहीं तो यूज़ होना चाहिए ना। तो इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा काम किया, और इनको बताने वाले भी लोग महान थे जिन्होंने इनको रिप्रेजेंट किया कि भाई हम नोटबंदी करने जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि नोटबंदी के बारे में किन किन को पता था, और इसके बारे में आपसे अच्छा कोई जानता नहीं होगा। ठीक है, क्या आप हाल के वर्षों में हुए कुछ सांप्रदायिक घटनाओं की याद कर सकते हैं? जब भी करते होगे तो दुख ही दुख मिलता होगा, क्योंकि ना जाने ऐसे कैसे कितने व्यक्ति थे जो अपनी प्राण की आहुति दे दे। कहते कोई व्यक्ति घर से बच्चों के लिए 2 रोटी इकट्ठा करने के लिए बाहर जा रहे थे, तो आप लोगों ने सांप्रदायिक दंगा के आड़ में उनको जो है ख़त्म कर दिया। अब वो 2 रोटी अपने बच्चों तक पहुंचा भी ना सके। तो ये कैसा सांप्रदायिकता है, कैसा आग है? इस आग को नहीं भड़काइए, देश को एक बनाइए और देश को एक लेके चलिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष है धार्मिक कट्टरवाद। देखिए, धार्मिक कट्टरवाद होना कहते हैं सही नहीं है। जैसा हम आधुनिक युग में हैं, हर धर्म के लोग हर क्षेत्र में हर वो काम कर रहे हैं, तो धार्मिक कट्टरवाद होना सही नहीं है। धार्मिक कट्टरवाद भी सांप्रदायिक ताकतों के धर्म एवं राजनीति दोनों का शोषण करने का बढ़ावा देता है, और कट्टरवाद जो है सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। वैसे तो कट्टरवाद एवं चिंताधारा की तरह ही कार्य करता है, जो रूढ़वादी वापसी की वकालत भी करता है। धर्म को कट्टरता का सिद्धांतों का जो है कड़ाई से पालन भी किया जाता है, और धार्मिक कट्टरवाद प्रगतिशील सुधारों का कठोरता में विरोध भी करता है, ताकि वो अपने में संबंधित मुद्दाओं पर अपना एक छत्र नियंत्रण स्थापित कर सके। देखिए, कहते हैं पुराने समय में ये सब होता था तो वो आम थी, लेकिन हम आधुनिक युग में हैं, तो आधुनिक युग में ऐसा कट्टरपंथ होना सही नहीं होता है। कोई भी धर्म में देखिए, कहते हैं हर एक धर्म को इज्जत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म में जो है बहुत से लोग उनको मानते हैं, अनुसरण करते हैं, तो वो उनके लिए आदरणीय है, तो हमारे लिए भी आदरणीय है। हम किसी भी धर्म को जो है रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए, कट्टरपंथी नहीं रखना चाहिए। कहते हैं धर्म हमें अच्छे राह पर लेके चलना सिखाता है, न कि हमें कट्टरपंथी बनाता है। कट्टरवाद किस लिए? हमारा देश एक है, हम सब एक हैं, फिर कट्टरपंथी किस लिए? क्यों हम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारे? कहते हैं भारत अगर डेवलपमेंट कंट्री नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कारण यही सब है। गरीबी, लिंग भेदभाव, कट्टरपंथी, सांप्रदायिकता।
तो ये सारे के सारे मिल के जो है देश को बर्बाद कर रहा है। और आगे जो हमारा है क्षेत्रवाद, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। तो क्षेत्रवाद के बाद हम जो है क्षेत्रवाद के विषय में हम अगले टॉपिक में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, और इसके लिए आपको अगला वीडियो भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना पड़ेगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और आपको अच्छा लगा, समझ में आई, तो त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना ही कहता है कि आप अच्छे नागरिक हो, देश के भविष्य हो, तो इन बातों का अनुसरण ना कीजिए, सभी धर्मों को मानिए, सभी धर्म को इज्जत सम्मान कीजिए। जिस धर्म को आप मानते हो उसमें आप लीन रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म को गलत ना कहो। ठीक है, अच्छी बात है कि आप सब भारत देश के निवासी हो, भारत में आप लोग हमेशा खुश रहो, यही हमेशा त्रिपाण स्टडी सेंटर चाहता है। और आप सब एक बन के रहो, कभी भी दूसरे लोगों की बहकावे में ना हो, दूसरे लोगों की विचारधाराओं में ना हो। बातों को सोचो, समझो एवं विचार करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, नहीं तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ओके दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अपना ध्यान रखना।